हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए थोड़ा लंबा समय हो गया लास्ट वीडियो बनाए हुए वैसे मुझे। तो देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको लास्ट में ये वाला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन जो है सर्किट थ्योरी हमारी चल रही है। सर्किट थ्योरी के अंदर मैंने आपको कुछ टेक्निक बताई, कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास सर्किट होते हैं उसमें हर एक ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे और हर एक ब्रांच में करंट आ जाता है अगर तो हम किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ये निकाल सकते हैं। काफी कुछ किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो मैंने आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं किसी सर्किट में। तो सर्किट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारे पास लास्ट स्टेज है सर्किट थ्योरी के अंदर। लास्ट एक टिपिकल क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें तीन लूप बन रहे हैं, 1 2 3 लूप बन रहे हैं। 2 लूप तक का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर देखें फिर से वही जैसे कि मैंने आपसे बोला था, आपको मैंने करने के लिए दिया था ये क्वेश्चन कि हर एक ब्रांच के अंदर ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें हर एक ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? आइए मिलके मैं आपको देखिए बताता हूँ किस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऐसा पॉइंट पूरे सर्किट में आप कंसीडर कर सकते हैं जहां पे आप जीरो वोल्टेज कंसीडर करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जीरो ऐसी जगह माना जाए जहां पे बहुत सारी ब्रांचेज एक साथ आ रही हैं, जैसे कि यहाँ जीरो मान लिया तो ये भी जीरो, ये जीरो, यहाँ तक जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, यहाँ जीरो है तो ये 4 हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो। ओके, अब यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, देखिए बीच में रेजिस्टेंस भी है और साइड भी है। यहाँ तक हम 4 वोल्ट पहुंच गए बट 4 से आगे जा रहे तो यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ जीरो है तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। वैसे यहाँ पे भी जीरो है तो आगे नहीं जा पा रहे हैं, देखिए सेम रीजन। तो फिर क्या करें सर, अब यहाँ तो दिक्कत आ गई सर, दो चीजें हैं। तो दिक्कत क्या है, जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं था, इसी तरीके का पहला मैं आपको बता चुका हूँ, उसी तरीके से कर रहा था। इन दोनों नोड का नहीं पता तो दोनों पे, एक पे एक्स मान लो एक पे वाई मान लो, और एक्स और वाई के देखिए दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम वापस पुट करेंगे तो हर एक ब्रांच में हमारे पास क्या निकल जाएगा ना भाई, करंट बिल्कुल निकल जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम x के लिए निकालेंगे। जब भी मैंने आपको बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर नोड के लिए निकालना हो जिसको आपने कंसीडर किया है, माना है, तो उसकी वोल्टेज x वोल्टेज मान ली मैंने इस नोड की और मैं अब इस नोड का x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए x जो है वो हाईएस्ट वोल्टेज का होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर ये हाईएस्ट वोल्टेज का है तो यहां से करंट तीनों तरफ बाहर जाएगा। यस, ओके, तीनों तरफ बाहर जाएगा, I1 I2 I3। इनकमिंग करंट तो है ही, कहीं से आ तो रहा ही नहीं है, आ नहीं रहा तो जाएगा कहां से भैया? अगर करंट आएगा नहीं कहीं से तो जाएगा कहां से? ब्रांचेस में। तो इसका मतलब इन तीनों I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सही बात है। अब ये I1 I2 I3 कैसे निकालें? आइए, ये x है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी जरा सोच के बताइए भाई। 4 प्लस x हो जाएगी, आपको तरीका मैंने बताया हुआ है, निकाल सकते हैं वहां से। क्लियर? दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, देखिए। ओके भाई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना करंट आया? करंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I इज इक्वल टू V बाय R, वी पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 प्लस x माइनस 0, 4 प्लस x माइनस 0, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R2। ये तो I1 की वैल्यू हो गई। अब I2 हमारे पास देखिए इधर वाली ब्रांच में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस y डिवाइडेड बाय 1, ये I2 हो गया। I3 ये वाली ब्रांच है, तो यहाँ पे वोल्टेज है x और ये 4, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? मैं आपको बस देखिए वैसे इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, बाकी आपको सोल्व करना है, मैथमेटिक्स पूरी आपको करनी है। देखिए ये हमारे पास, इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे तो फिर ये सारा कुछ करंट वगैरह उधर चलते हैं, देखिए वहां पे दिखाएंगे हम। ठीक है भाई? तो अब हमारे लिए जब हम y के लिए कैलकुलेट करेंगे तो y मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ से ये देखिए तीनों ब्रांचेस में करंट बाहर जाएगा, I1 I2 I3। किसी को भी I1 I2 I3 मान लीजिए, वो दिक्कत नहीं है, तीनों से ही बाहर जाना है। यहाँ पे देखिए फिर वही I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0।
यही होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। ये y है तो यहाँ y माइनस 2 हो गया भाई, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, यहाँ y है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन y माइनस 2 हो जाएगा, डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। पहुंच गया, रेजिस्टेंस के पास पहुंचना होता है अभी हमें। देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए I1 कितना हो जाएगा, y माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा, y माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा, y माइनस x, ध्यान रखिए हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से देखिए आप इक्वेशन 1 और 2 जो है उनको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे और अगेन आपको जैसे कि मैंने बता रखा है करंट निकल जाएगा। क्लियर है? आंसर आप लोग करेंगे, पूरा आंसर अच्छे से करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हो जाएगा भाई पक्का? गुड। अब देखिए आगे हम बात करें, अगर नेक्स्ट आगे जो हम चलेंगे इसमें कि भाई अब जो है एक सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं सेल के बारे में। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अब हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा ज्यादातर फोकस किसके ऊपर रहेगा, सेल के ऊपर रहेगा कि सेल क्या है, किस तरीके से काम करेगा, ये सब सारी चीजें हम जो है अब डिस्कस करेंगे। ये आप स्क्रीन को पॉज करके पहले उतार लीजिए। ओके डन हो गया। आइए तो हमारी सर्किट थ्योरी देखिए यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल। सेल देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत है देखिए इस टॉपिक की हमारे पास। किस तरीके से सेल, देखिए सेल के बारे में वैसे तो जनरली सबको पता होता है, लेकिन बहुत बारीक चीजें जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती है वहां हम कंफ्यूज कर जाते हैं। समझते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेल है क्या। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा एक सेल जो हमारे पास है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है। 2 टर्मिनल डिवाइस। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सेल हमारे पास क्या है, ये 2 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, सिंबल आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है, याद होना भी चाहिए, बार बार आपको बताया गया है। ये सेल का सिंबल होता है, बड़े वाली लाइन पॉजिटिव को दिखाती है, हाई पोटेंशियल को दिखाती है, और छोटे वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास किसको दिखाती है, लो पोटेंशियल को दिखाती है। जब भी देखिए आपको दिया जाता है ऐसा किसी सेल के ऊपर 10 वोल्ट, तो ये किसको दिखाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताती है, मैं पहले बता चुका हूं और याद भी रखनी है। ये किसको दिखाता है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। किसके पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो दोनों टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल को दिखाता है और ये लो पोटेंशियल को दिखाता है। तो एक्चुअल में V हाई माइनस V लो जो है वो 10 वोल्ट होता है। जब भी देखिए आप देखेंगे सेल के ऊपर जो ये लिखा गया होता है 10 वोल्ट 2 वोल्ट, 10 क्लास में भी आपने देखा है, उसका मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। क्लियर है? ओके, डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस। सेल इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, सेल हमारे लिए क्या करेगा, केमिकल, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सेल वगैरह के बारे में, डैनियल सेल, एक्लांचे सेल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी, कॉपर सल्फेट वगैरह की सॉल्यूशन होता है, रोड्स होती है कॉपर की, जिंक की रोड होती हैं, याद होगा आप सबको। हाँ, वो सब तो आप केमिस्ट्री में तो उस्ताद हैं भैया। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन बहुत ही आसान है। क्या? सेल इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? सिंबल ये होता है, उस सिंबल के ऊपर जो वैल्यूज लिखी होती है उसका मीनिंग ये होता है। देखिए अच्छा, कई बार देखिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये हमारे पास सेल का सिंबल है और कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर जो है उसका सिंबल है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
बट दोनों में सिंबल में अंतर है। देखिए उसमें दोनों लाइंस जो है वो बराबर होती हैं और इसमें एक बड़ी और एक छोटी लाइन होती है। पहला तो ये डिफरेंस है सिंबल के अंदर। दूसरा डेफिनेशन में भी डिफरेंस है। डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टेक्निकल देखिए डिफरेंस क्या है टेक्निकल टर्म्स में कि सेल इज ए टू टर्मिनल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि कैपेसिटर क्या करता था, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करेगा और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही क्या करेगा, बाहर दे देता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, याद है आप लोगों को, और वो वही एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही बाहर दे देता है, मतलब करंट की फॉर्म में हमें मिल जाती है। तो ये देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस, ध्यान रखेंगे सेल और कैपेसिटर में सिंबल में भी अंतर है। क्लियर है? कई बार ऐसा लगता है कि काम दोनों का एक ही है, हाँ कहीं ना कहीं बस थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए आपको मैंने बताया था कैपेसिटर जो है वो झटके से चार्ज होता है और झटके से ही डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम कैपेसिटर का है। जबकि सेल में ऐसा नहीं है, चार्ज होने में भी समय लेता है, चार्ज करते हैं। देखिए बैटरी या सेल आप देखते हैं, मोबाइल फोन की बैटरी है या फिर इन्वर्टर बैटरी है, तो आप देखते हैं बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ, पता है ना भाई, ये वाली बातें छोटी छोटी बातें आपको पता है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ क्या? हाँ सर आप सोचते बढ़िया ही, ग्रुप ऑफ सेल्स। ध्यान रखिएगा बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो है ये एक बैटरी का है, किसका है, ये बैटरी का है। इसमें कितने सेल हैं, 3 सेल्स। ध्यान से देखिए 3 सेल हैं, 1 2 3। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। तो अंदर ये भी है, वो फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर के अंदर, जबकि हमारी जो सेल या बैटरी जो होती है उसमें डिपेंड करता है। आजकल तो अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल फोन हो गए हैं, तो बैटरी फिर भी आधा घंटा कम से कम लगता है देखिए, जबकि कैपेसिटर में झट से होता है काम सारा कुछ। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सेल क्या है, सेल और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है, बैटरी क्या होती है, सेल के ऊपर जो वैल्यूज लिखी होती है उसका क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। देखिए अब आगे हम चलें, इसमें बात करते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आज बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी ही बातें करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यस सर। आइए नेक्स्ट हम आती है सेल से रिलेटेड, हमारे पास वो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको बताया गया कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता हो, हर एक चीज का रेजिस्टेंस होता है। तो सेल का खुद का भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होता है। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है और इसको हम जनरली स्मॉल r से दिखाएंगे। ठीक है, सिंबल दिया गया फिक्स, इसके लिए ध्यान रखें। आइए बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कि एक सर्किट में अगर बनाऊं, ये हमारे पास एक सर्किट है। देखिए आप नॉर्मली देखिए सर्किट को ऐसे देखते हैं, ये R, इसके ऊपर V, ये प्लस ये माइनस। ये हमारे पास जो R होता है ये एक्सटर्नल होता है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब सेल लगा हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी, कोई भी डिवाइस, वो रेजिस्टेंस ही होती है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे पास सेल हो गया, बैटरी भी हो सकती है, सेल या फिर बैटरी लगी हो सकती है यहाँ पे, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखें। सेल हमें क्या देता है, करंट देता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज देता है या फिर चार्ज देता है या फिर एनर्जी देता है। तो ध्यान रखिए सेल जो है वो सर्किट में क्या देता है, एनर्जी देता है। और हम जो बिल पे करते हैं वो किसका पे करते हैं, ना करंट का पे करते हैं, ना वोल्टेज का पे करते हैं, ना ही चार्ज का पे करते हैं, किसका पे करते हैं, एनर्जी का पे करते हैं। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 to the power 6 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। वापस आ रहे हैं देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस पर। तो सेल जो है, देखिए मैं इसी सर्किट को थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, किस तरीके का, देखिए आपने केमिस्ट्री के अंदर देखिए इस तरीके के जरूर देखे होंगे डायग्राम। ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टाइप का, मान लीजिए कोई वेसल है, कंटेनर है, कुछ भी, और उसमें 2 रॉड्स हमने डाल दी, एक ये वाली रॉड है और एक ये वाली रॉड है, और इसमें कुछ केमिकल सॉल्यूशन डाल दिया। क्लियर? ये डाल दिया, बड़े वाला प्लस और ये छोटे वाला हमारा माइनस। क्लियर? और हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये सारा कुछ जोड़ दिया। ये देखिए
क्लियर, ये होता है। ये मैंने सेल को थोड़ा देखिए बड़ा करके दिखाया है कि इसके अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं। हाँ ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। तो जैसे आपको पता है कि करंट बाहर जो जाता है ऐसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई टू लो, ये जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब आपको पता है लूप पूरा होना चाहिए, करंट फ्लो करने के लिए कहीं पे भी सर्किट में ब्रेकेज, कट्स नहीं होने चाहिए, कहीं से वायर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए करंट गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ से वापस आया। तो यहाँ पे देखिए सर्किट के अंदर, सेल के अंदर करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इनसाइड सेल करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, और आउटसाइड जो हमें हमेशा से पढ़ते आए हैं वो क्या है, आउटसाइड क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड तो हाई टू लो और इनसाइड जो करंट फ्लो करता है वो लो टू हाई फ्लो करता है। इसी के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छी टर्म जो हमारे पास रिलेटेड है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो इस सेल के अंदर की जो चीजें हैं उसी से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आइए समझते हैं। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इतना ज्यादा देखिए हम आपको पता है, इस केमिकल के अंदर नहीं घुसेंगे। मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO, तो Cu2+ और SO4 2- के अंदर ब्रेक हो जाएगा जैसे करंट फ्लो करेगा ये। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों आयंस बोलते हैं ना, कॉपर आयन और सल्फेट आयंस। तो प्लस और करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव जो है वो इधर फ्लो करेंगे और पॉजिटिव क्या इधर फ्लो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में फ्लो करेंगे। तो आयंस की मूवमेंट होती है सेल के अंदर, आयंस मतलब चार्ज की मूवमेंट होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, तो कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा, कोलिजन किसके बीच में, कोलिजन बिटवीन आयंस। तो इन कोलिजन्स की वजह से जो फ्लो बन रहा है चार्ज पार्टिकल्स का, उसमें कुछ ना कुछ क्या रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। और जो ये फ्लो में रेजिस्टेंस जो होता है, फ्लो में जो ये एक तरीके का अपोजिशन जो होता है, इसी को क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बोला गया, और यहां उसको क्या नाम दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, क्या नाम दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड by the cell due to its chemical solution is called internal resistance. Simple. ध्यान दीजिए फिर से डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल और बैटरी ड्यू टू इट्स केमिकल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमें सर्किट में दिखाई नहीं देता है, कहीं दिखाई नहीं देता, बट किसके, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। क्लियर है, ध्यान देंगे। ओके, सर्किट में कैसे दिखाते हैं इसको, इसके साथ कैलकुलेशंस कैसे होंगी सर, ये सब हम चीजें अभी देखते हैं। ये क्लियर है, ओके। आइए समझते हैं, इसी सर्किट को रखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है हमें बहुत ज्यादा आगे। ये रहा भाई हमारे पास डेफिनेशन हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस किस वजह से होता है वो हमने जान लिया। ठीक है, सिंबल रेजिस्टेंस का तो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना। अब देखिए कई बुक्स में आप देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के नीचे ऐसे करके दिखा देते हैं, सेल के नीचे ऐसे बना के दिखा देते हैं, सर्किट में नहीं दिखाते हैं। बट मैं आपको देखिए सर्किट में इस तरीके से दिखाने वाला हूं इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल और यहां इसके नजदीक ऐसे देखिए, मैं ये जो रेजिस्टेंस लगा होगा ये स्मॉल आर, ये ई, इसकी जो वोल्टेज है वो ई ईएमएफ, ई क्या होती है, ईएमएफ, ईएमएफ क्या होती है मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वोल्टेज है आप तो बस ये समझिए कि सेल की वोल्टेज वी, ओरिजिनल वोल्टेज, और रेजिस्टेंस आर। ये सर्किट में ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में सर्किट आपको ये ऐसा दिखाने वाला है। इसमें ये तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जब भी देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दी जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ये होगी इसको ईएमएफ बोलते हैं। है क्या डिफरेंस है, देखिए वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वी और ई में क्या डिफरेंस है, यहाँ वी लिखा जाता था, ये वाला वी, इसको यहाँ क्या बोल रखा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। फिक्स है देखिए टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे मैं इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ में लगा दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वी, टीपीडी ना लिख के क्या लिखते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स। क्लियर? क्या अंतर है टीपीडी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, आगे से मैं सर्किट ऐसा नहीं बनाऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ऐसा सर्किट बनाऊंगा, सेल के नजदीक ही रखूंगा मैं रेजिस्टेंस को। और इस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती, बहुत छोटी वैल्यूज होती है, 0.1 0.001 इस तरीके की वैल्यूज होती हैं, ज्यादा हैवी नहीं होता है। देखिए क्या करता क्या है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट में क्या चेंज लाता है। देखिए मैं समझाता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ, आइए समझने की कोशिश करते हैं, आपको ईएमएफ का भी आइडिया लग जाएगा। क्लियर? ओके, मान लीजिए हम देखिए किसी दुकान पे गए, शॉप पे गए, वहां से हमने एक सेल लिया, मान लीजिए रिमोट के अंदर जो सेल डालता है हमने वो लिया, बहुत ही छोटा सेल है, 2 वोल्ट का सेल ले लिया हमने। क्लियर? कितने का, उसके ऊपर लिखा भी होता है, 2 वोल्ट का सेल ले लिया हमने। हम उस सेल को लेके आए और हमारे रिमोट में लगा दिया। ये हमारे रिमोट का सर्किट है, ये रिमोट हो गया, उसके अंदर हमने लगा दिया। क्लियर है? पीछे लगा दिया, ठीक है सर। अभी 2 वोल्ट का है, ये किसका है, 2 वोल्ट का। ये हमारी थिंकिंग कहती है कि 2 वोल्ट का है, बट एक्चुअली ये भी गलत है। 2 वोल्ट का उसकी ओरिजिनल, ये ईएमएफ होती है, वो क्या होती है, वो ईएमएफ होती है। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल वोल्टेज कि भाई 2 वोल्ट तक ये रखता है, अपनी एनर्जी दे सकता है, वोल्टेज है उसकी। बट जैसे सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट के अंदर जैसे लगाओगे आप तो करंट फ्लो करेगा। यस, करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू। ये देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 2 वोल्ट क्या, वोल्ट का मतलब क्या था, याद कीजिए, वोल्ट क्या था, याद कीजिए, वोल्ट V = W/Q, जूल पर कूलम। एनर्जी होती है एक तरीके से, क्या होती है, एनर्जी होती है। तो कुछ एनर्जी क्या होगी इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे यहाँ पे खत्म हो जाती है। मतलब कि मान लीजिए 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट में से 0.2 वोल्ट खुद खा गया सेल, खुद के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको मूवमेंट दिलाने में खुद खा गया। कितनी खा गया, 0.2 वोल्ट खा गया। तो सर्किट को कितनी दी उसने, 1.8। क्लियर है? करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा तो इसके ऊपर ड्रॉप होगा। ड्रॉप कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I × R ड्रॉप हो गया। ये ड्रॉप किसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर ड्रॉप हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस खुद ही खा गया। तो बाहर कितनी दी, बाहर कितनी एनर्जी देगा, E - IR देगा। ये बाहर दी, बाहर क्या, कौन सी बाहर, ये जो V लिखा होता है, ये टीपीडी जो होता है। टीपीडी का मतलब क्या, जो एनर्जी सेल ने या बैटरी ने सर्किट को बाहर दी है, खुद के अंदर ना खा के सर्किट को, बाहरी सर्किट को दी है, उसको टीपीडी बोला गया है और इसको V से दिखा दिया गया। ये है के अंदर। एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊं, आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके फिर आप एक बार ये पूरी बातें सुन सकते हैं। हम सर्किट देखिए क्या कि हमने सेल दुकान से लेके आए, 2 वोल्ट लिखा हुआ था, जो ओरिजिनल वोल्टेज लिखी होती है, इसकी भी यूनिट वोल्टेज ही होती है। ईएमएफ, नाम ईएमएफ है, देखिए और कुछ नहीं, काम वोल्टेज वाले ही, वोल्टेज ही है सारा कुछ। तो हम दुकान से जो सेल लेके उसके ऊपर 2 वोल्ट लिखा हुआ था, तो वो 2 वोल्ट क्या है, दैट इज ओरिजिनल वोल्टेज, दैट मैक्सिमम वोल्टेज जो वो सर्किट में दे सकता है अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तब, बट ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो 2 वोल्ट क्या है, ईएमएफ है हमारे पास। जैसे हम सर्किट को जैसे हम सेल को सर्किट में लगाएंगे तो क्या होगा, वो जैसे करंट फ्लो करेगा तो वो सेल कुछ ना कुछ वोल्टेज खुद ही खा जाता है। लेट्स से 0.2 ये रहा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली, लेट्स से 0.2, ठीक है, 0.2 वोल्ट ये खुद खा गया। तो उसने सर्किट को कितनी दी, सेल ने बाहर एक्सटर्नल सर्किट को कितनी दी, 2 में से 0.2 तो खुद खा गया, इंटरनल लॉसेस हो गए वो। तो बाहर कितनी थी, दैट इज 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट क्या है, दैट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये V होता है कितना, 1.8 वोल्ट जो बाहर जाएगा। देखिए जो हमें दिखाई देता है, इतना सब हो जाता था सर, हमें तो पता ही नहीं था 10th क्लास में, खुद भी खा जाता था। तो खुद के खाने वाली बातें 10th क्लास में हम नहीं करते थे। अब क्लियर है, 10th क्लास में जो यहाँ लिखा जाता था वो डायरेक्टली V लिखा जाता था, ये सब कैलकुलेट कर करके आपको दिया जाता था। अब हमें ये भी करना है यहाँ पे, आई बात समझ में। तो ये इक्वेशन देखिए कॉमन सेंस हमने निकाल ली। व्हाट इज V, V इज TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज E, EMF, ओरिजिनल वोल्टेज, और इंटरनल लॉसेस। क्लियर, आई बात समझ में, ओके। ईएमएफ क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर करूंगा। ये वाली बातें समझ में आ गई, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो इतना आप देखिए, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लेंगे पहले पूरा अच्छे से।
फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको अब ईएमएफ की डेफिनेशन बताने वाला हूं, आइए वो समझते हैं क्या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखिए समझते हैं, और कैसे अलग है ये टीपीडी से। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको कि टीपीडी से ईएमएफ कैसे अलग है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान दीजिए इसके फुल फॉर्म में जरूर फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है, इसका यूनिट कोई न्यूटन नहीं होता है, नाम है बस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझिए है क्या, है वोल्टेज ही है। आइए समझते हैं। ये हमने एक सर्किट बनाया इस तरीके का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इसके ऊपर टीपीडी है V, क्लियर, आई बात समझ में। मानिए मैं क्या करता हूं, यहां से 1+1 कूलम चार्ज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मान लीजिए सेल क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो मान लीजिए, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 1 कूलम चार्ज, इसको ट्रक समझिए, क्या है ये, इसको आप ट्रक समझ लीजिए, जिसमें हमने एनर्जी भर रखी है, क्लियर। जैसे ये 1 कूलम चार्ज का जो ट्रक है, नाम मान लीजिए उस ट्रक को हमने नाम दे दिया 1 कूलम। तो आपको पता पीछे वाला हिस्सा ट्रक का खुला हुआ होता है, तो उसमें क्या क्या सेल ने एनर्जी भर दी, तो पीछे एनर्जी भर दी, वो यहां से एनर्जी लेके चला 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 यहां पहुंचा। तो यहां पहुंचा तो ऊबड़ खाबड़ ऐसे देखिए ब्रेकर्स लगे हुए हैं, वो पानी जैसे हालात, मतलब एनर्जी मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ भी थोड़ा। तो जैसे वो इधर चलेगा तो वो सारी की सारी एनर्जी क्या कर देगा, अपनी यहाँ पे यूज करवा देगा, खत्म हो जाएगी, मतलब कंज्यूम हो जाएगी, रेजिस्टेंस पूरी एनर्जी छीन लेगा। डाकू बैठे हैं, रेजिस्टेंस मतलब मान लो चोर है, कोई डाकू है, वो सारे को सारे उस ट्रक को लूट लेगा, तो एनर्जी को क्या कर लेगा, यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा। अब जब यहां से वो ट्रक निकल रहा होगा, यहाँ पे वो ट्रक जब था तो पूरा भरा हुआ था, बट जब यहां से निकलेगा तो ये वैकेंट है, खाली है, कुछ नहीं। तो यहां से एनर्जी कंज्यूम हो गई, रेजिस्टेंस ने एनर्जी को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, क्लियर। रेजिस्टेंस उसने उस एनर्जी को खा गया होता। अभी खाली ट्रक का, खाली ट्रक जब आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, खाली ट्रक आएगा, यहाँ पहुंचा, इस ट्रक का नाम क्या है, +1 कूलम। जब ये यहाँ पहुंचा, नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचा, तो अब ये सेल को फिर देखिए, सेल के सामने फिर गिड़गिड़ाएगा ये कि भाई मेरी एनर्जी सारी छीन ली गई, मुझे फिर से एनर्जी दो। तो अब क्या करेगा ये सेल, सेल क्या करता है, अब देखिए थोड़ा सा मैं और बड़ा करके इसको दिखा रहा हूं आपको। ये सेल, ये +1 कूलम चार्ज को अब यहां से देखिए, जब भी सेल एनर्जी भरता है तो यहां पहुंचा देगा, यहां पे खाली है, वैकेंट है, कोई एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी। 1 कूलम चार्ज के पास यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, इस 1 कूलम चार्ज के पास, इस नेगेटिव टर्मिनल के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, सारा कंज्यूम हो चुका है। अब क्या करेगा ये सेल, इसको 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके आएगा, तो वर्क करना पड़ेगा सेल को, सेल को क्या करना पड़ेगा, वर्क। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लेके आना है, 1 कूलम चार्ज +1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव की तरफ, प्लस को प्लस की तरफ लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस को अगर मैं प्लस की तरफ लेके आऊंगा तो क्या अपोजिशन होगा, तो अपोजिशन होगा तो वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो यहां पे सेल वर्क करेगा, सेल और बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी टू मूव +1 कूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये जो हमारे पास वर्क होता है, ये जो हमारे पास वर्क होता है, इसी वर्क को ईएमएफ बोला जाता है। ध्यान दीजिए, इसी वर्क को क्या बोला जाता है, ईएमएफ। और ये वर्क कितने को हुआ, +1 कूलम चार्ज पे हुआ। तो वर्क डन ऑन +1 कूलम चार्ज टू मूव इट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। डेफिनेशन फिर से सुने, क्या EMF is the amount of work done on +1 coulomb charge or unit positive test charge to move it from negative terminal of the battery or cell to the positive terminal of the cell or battery is called EMF। क्लियर, ध्यान से समझ में आ गई, देखिए ये डेफिनेशन होती है, क्लियर। तो ये हमारे पास EMF रहेगी। बाकी एक रिजल्ट आपको याद रखना है जो भी मैंने पीछे बताया था, V = E - IR।
इसमें ई ओरिजिनल वोल्टेज होती है, ये जो भर के देता है, बट कुछ ना कुछ खुद में लॉस हो ही जाता है खुद के अंदर। वहां देखिए जब इसे एक कूलम को लेके आएगा तो अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, तो उनके साथ ये कोलाइड करेगा। तो मान ली इसने 10 जूल एनर्जी लगाई इसको खींचने में, 10 जूल एनर्जी लगाई एक कूलम को खींचने में, तो उस 10 जूल में से क्या होता है, एक दो ये कोलिजन हो रहे हैं, इसको उसको छुड़ाने में, उन पार्टिकल्स को अलग हटाने में लग जाती है कुछ ना कुछ 0.2 या 0.3। तो इसको कितना दे पाएगा वो, भाई मान लो 2 जूल 10 जूल की बात की, 10 में से 1-2 जूल लग गई इन कोलिजन्स को हटाने में, इन पार्टिकल्स को हटाने में, चार्ज पार्टिकल्स आयंस को, इन केमिकल्स को हटाने में, इन सॉल्यूशन को हटाने में लग गई, 2 जूल लग गई। तो इसको कितनी दे पाया, 8 ही दे पाया ना भाई, उसने तो 10 दी थी, सेल ने तो 10 दी थी, बट क्योंकि ये इंटरनल जो सॉल्यूशन था, ये जो केमिकल सॉल्यूशन था, आयंस थे, उनके साथ कोलिजन हुआ, तो वहां पे भी तो एनर्जी लॉस हो गई, तो वो 2 जूल एनर्जी लॉस हो गई, तो दे कितनी पाया, 8 ही दे पाया। एक्चुअल में तो 10 दी थी, जो एक्चुअल में दी थी दैट इज ईएमएफ, जो एक्चुअल में दी थी वो कितनी थी, ईएमएफ 10 वोल्ट 10 जूल, और जो लॉस हो गई 2 जूल वो दैट इज इंटरनल लॉसेस आईआर, क्लियर। और टीपीडी कितना रहा, जो एक्चुअल में इसके पास बच गई बाद में, यहां से यहां तक आने के बाद में जो बच गई दैट इज 8 जूल, उसको टीपीडी बोला जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है, 8 जूल पर जूल, तो उसको टीपीडी। तो ये हमारे पास ईएमएफ होता है, क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को देखिए ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल कैपेसिटर, इन सब के टर्म्स को देखिए क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन, ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आगे हम देखिए कैलकुलेशन जो है इनकी डेरिवेशंस हैं और उनके ऊपर आगे हम बातें करेंगे, क्लियर। थैंक यू।